पहली चीज जो मैंने की जब मैं पुनर्जन्म हुआ था वो थी अपनी पत्नी को एक पेंट हाउस खरीदने ले जाना जिसमें एक टेरेस हो। फिर मैंने उसे ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के बारे में बताया। शुरुआत में मैंने सोचा था कि वो सोचेगी कि मैं अपना दिमाग खो चुका हूं। किसने सोचा होगा कि उसकी अगली कार्रवाई मुझे स्तब्ध छोड़ देगी। ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही इस प्रलय सर्वाइवल गेम को जीत लिया है। इसे खरीदो, मेरी पत्नी की सुनो, पेंट हाउस खरीदो। एक सेकंड में अपनी पत्नी के साथ कॉन्डो में कौन सी मंजिल खरीदनी है इस बारे में गर्म बहस कर रहा था। अगले सेकंड मैं उसके सामने अपने घुटनों पर गिर गया। उस पल मैं कांप रहा था, उस भारी भावना को नियंत्रित करने में असमर्थ। मेरी पत्नी यूएनक्यू वापस आ गई थी। वो पल जब उसे गिरा दिया गया और ज़ॉम्बीज द्वारा निगल लिया गया था, एक ऐसी चीज है जिसे मैं अभी भी भूल नहीं सकता। एक दुस्वप्न। शुरुआत में यह बस खबर थी। हमारे बगल के एक शहर में एक रेबीज रोगी अस्पताल से भाग गया और कई राहगीरों को काट लिया। बाहर जाना अब सुरक्षित नहीं था। कभी भी फिर से हम किस तरह के युग में रह रहे थे जहां किसी को कुत्ते द्वारा काटे जाने पर वैक्सीन नहीं मिलता। लेकिन 3 दिन से कम में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। एस सिटी में मामले आसमान छू गए। संबंधित वीडियो ऑनलाइन घूमने लगे, लेकिन उन्हें जल्दी ही सेंसर कर दिया गया और हटा दिया गया। हेलो शॉलिन, यहां की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत से संक्रमित लोग दिखाई दिए हैं और सरकार ने एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन और हाईवे बंद कर दिए हैं। तुम्हें जाकर खाना स्टॉक करना चाहिए। क्या क्या सब कुछ पहले ही बंद है? क्या तुम वहां सुरक्षित हो? मैं कैसे जानूंगा कि मैं सुरक्षित हूं? मैं अभी घर में छिपा हूं, बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो, जल्दी से सामान स्टॉक करो। उसके तुरंत बाद संक्रमित लोगों के पैदल चलने वालों पर हमला करने के वीडियो की बाढ़ सोशल मीडिया पर आ गई। तस्वीरें बेहद खून से भरी थी। सुपरमार्केट और फार्मेसी तुरंत भर गए। हर कोई चीजें पागलों की तरह पकड़ रहा था। जल्दी, वहां कुछ इंस्टेंट नूडल्स बचे हैं। पानी और बोतलें पानी की पकड़ो। नमक, सोया सॉस, हमें ये मसाले भी लेने हैं। शेल्फ पहले ही खाली है। चलो कहीं और देखते हैं। हर जगह लोगों का समुंदर था। शेल्फ पर मौजूद उत्पाद लूट लिए गए थे। हम केवल कुछ इंस्टेंट नूडल्स और कुछ बड़ी बोतलें मिनरल वाटर की ही ले पाए। तब तक नहीं था कि सरकार ने एक देर से बयान जारी किया। यह घटना एक छोटे स्तर का प्रकोप है। कृपया घबराओ मत। अफवाहों पर विश्वास मत करो या उन्हें फैलाओ मत। व्यवस्था और सामान्य जीवन बनाए रखो। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद महामारी फट पड़ी। पहले कुछ दिनों में सरकार अभी भी लोगों से घर में रहने के लिए कह रही थी। उसके बाद सभी संचार खो गए। बस ऐसे ही यूएनक्यू और मैं एक महीने तक उस खाने पर जीवित रहे जो हम हासिल कर पाए थे, जब तक कि चावल का आखिरी दाना खत्म नहीं हो गया। घर में खाने के लिए सच में कुछ भी नहीं बचा था। यहां तक कि नूडल्स का आखिरी पैक भी खत्म हो गया था। क्या अगर हम बाहर जाकर कुछ खाना ढूंढे? अगर हम भूखे ही रहे, हम मर जाएंगे। लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। बाहर जाना आत्महत्या है। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? फिर भूख से मरने से बेहतर है जोखिम लेना। बहस करने के बाद हमने बाहर जाकर खाना ढूंढने का फैसला किया। लेकिन हम मुश्किल से बाहर कदम रख पाए थे जब हम ज़ॉम्बीज के एक झुंड से टकरा गए। यूएनक्यू और मैं एक के बाद एक उनका शिकार बन गए। ये अब 21 जनवरी 2035 है। ज़ॉम्बी प्रकोप तक 10 दिन बचे हैं। डी ट्रांसफर केवल 3 दिन लेता है। चलो अभी कागजी कार्रवाई करने चलते हैं। हनी, आज तुम्हें क्या हो गया है? कल हम लगभग पेंट हाउस के बारे में बहस पर तलाक लेने वाले थे। तुम अचानक क्यों मान रही हो? मुझे पता था कि मैं इसे छुपा नहीं सकता। कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैं कार में बैठ गया। एक गंभीर चेहरे के साथ मैंने उसे अपने पुनर्जन्म और ज़ॉम्बी प्रकोप के बारे में सब कुछ बताया, जिसमें हमारे पिछले जीवन का दुखद अंत भी शामिल था। क्या तुम्हें बुखार नहीं है? आज अप्रैल फूल्स डे है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। यह सच है। हमारे पिछले जीवन में हम ज़ॉम्बी से घिरे हुए मर गए क्योंकि हमने तैयारी नहीं की और भूख के कारण हमें खाने के लिए बाहर जाना पड़ा। उस निगले जाने के दर्द को मैं अभी भी याद करता हूं। हनी, तुम कहां जा रही हो? मैंने अभी देखा कि रियल एस्टेट एजेंट कह रहा है कि बगल वाला अपार्टमेंट किराए पर है। हमें उसे किराए पर लेना होगा। उस तरह पूरा रूफटॉप प्लस पेंट हाउस हमारा होगा। मैं फिर से मरना नहीं चाहता। यह बहुत दर्द देता है। तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मैं और क्या कर सकता हूं? इमारत में एक टॉवर संरचना है। हर एलिवेटर पर 2 अपार्टमेंट। अगर हम सामने वाले को किराए पर ले सकते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्वतंत्र स्पेस होगा।
और सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बढ़ेगी। हो गया। अपार्टमेंट एजेंसी द्वारा मैनेज किया जाता है। 1 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने का किराया पहले से। बस इतना है कि जिस तरह वे मुझे देख रहे थे, ऐसा था जैसे उन्होंने बहुत पैसे वाले एक बेवकूफ को देखा हो। तुम्हारा दिमाग सच में तेज है। सही। हमें अपने माता पिता को कॉल करना है। उन्हें कहो कि जल्दी आए। हेलो, ये डैड है। क्या हुआ? मैं मिस्टर युवन के साथ शतरंज खेल रहा हूं। ये बूढ़ा चीटर। मैंने पहले ही उसका रुख ले लिया और अब वो इसे वापस चाहता है। डैड, भले ही जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो अविश्वसनीय लगता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने उसे आसन ज़ॉम्बी प्रकोप की कहानी फिर से बताई और उनसे हमारे साथ रहने आने के लिए कहा। 1 मिनट रुको, बेटा। मुझे ये तुम्हारी माँ और मिस्टर युवन के साथ चर्चा करनी है। रुको। डैड, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बिल्कुल। अगर मैं अपने ही बेटे पर विश्वास नहीं करता तो मैं किस पर विश्वास करूंगा? इसके अलावा ये बूढ़ा आदमी वेब नॉवेल्स पढ़ते हुए बड़ा हुआ है। रुको, एक पल में मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा। मैंने स्पीकर ऑन रखा था। मेरे पिता के शब्दों ने युवन क्यू और मुझे एक दूसरे की ओर हैरानी में देखने पर मजबूर कर दिया। हम दोनों साथ में बड़े हुए। हम बचपन के प्रेमी थे। हम बैंक्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते थे। हमारे माता पिता सहकर्मी थे। कॉलेज के बाद हमने एस सिटी में काम करने आने का चुनाव किया, जबकि हमारे माता पिता हमारे होम टाउन डब्ल्यू सिटी में रहे। हम चारों ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली है। हम डब्ल्यू सिटी में रहेंगे। समय बहुत कम है और ये ल्यूनर न्यू ईयर के पीक ट्रैवल सीजन के साथ भी मेल खाता है। हर जगह ट्रैफिक है, लेकिन डैड, वहां रहना बहुत खतरनाक है। क्या बात है? क्या ये लड़का सोचता है कि हम बूढ़े हैं और कुछ नहीं कर सकते? उल्लेख करने की बात नहीं। तुम्हारे पिता ने सैकड़ों प्रलय नॉवेल्स पढ़े हैं और दर्जनों आपदा मूवीज देखी है। मेरा सर्वाइवल अनुभव तुमसे बहुत ज्यादा समृद्ध है। सोचो, हमारी 80 के दशक की पीढ़ी ने सब कुछ क्या झेला है। नौजवान, जीवन अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। सही है लड़के, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण मिशन हमारी बेटी का ख्याल रखना है। क्या तुम्हें अभी भी याद है मिडिल स्कूल में जब तुमने उसके बैग में एक मेंढक रखा था और मैंने तुम्हें 3 ब्लॉक्स तक पीछा किया था? अब मैं समझ गया। कृपया अपना अच्छे से ख्याल रखो और सुरक्षित रहो। चलो कामों को बांटते हैं। मैं सुपरमार्केट जाऊंगा सामान खरीदने और तुम रीमॉडलिंग कंपनी से संपर्क करो। ट्रिपल लेयर बुलेट प्रूफ ग्लास, इसे और मोटा बनाओ। हमें दोनों अपार्टमेंट्स की सभी खिड़कियां बदलनी है, सामने के दरवाजे और इमरजेंसी दरवाजा भी। सभी पर्दों को साउंड प्रूफ और पूरी तरह अपारदर्शी वाले से बदलना होगा, बिना एक भी दरार छोड़े। बॉस, इन अनुरोधों के साथ क्या आप किसी को छिपाने के लिए एक लव नेस्ट तैयार कर रहे हैं? क्या आप इसे 1 हफ्ते में पूरा कर सकते हैं? कीमत कोई मुद्दा नहीं है। 5 दिन। मैं इसे 5 दिन में गारंटी देता हूं। 50,000 एडवांस पेमेंट के रूप में। क्या आप अभी काम शुरू कर सकते हैं? 50,000 एडवांस पेमेंट? मैं इसे अभी आपको ट्रांसफर कर दूंगा। आपको गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। मेरे 50,000 एडवांस पेमेंट प्राप्त करने के बाद बॉस ने मुझे बड़ी मुस्कान के साथ कंपनी से बाहर तक छोड़ा। फिर मैं एक और कंपनी गया। मैं 5 बड़े सोलर पैनल्स ऑर्डर करना चाहता हूं। क्या आप उन्हें 3 दिन में इंस्टॉल करने आ सकते हैं? उन्हें रूफटॉप पर जाना है। कोई समस्या नहीं, वे 3 दिन में इंस्टॉल हो जाएंगे। इस अपार्टमेंट को खरीदने से पहले युवन क्यू और मैं एक किराए के घर में रहते थे। क्योंकि बगल वाला घर पूरी तरह फर्निश्ड था, हमने सहमति की कि जब युवन क्यू काम खत्म करेगी हम सीधे वहीं मिलेंगे। हेलो, क्या मैं सुपरमार्केट वेयरहाउस से बात कर रहा हूं? मैं अपनी कंपनी की ओर से साल के अंत की पार्टी और न्यू ईयर के प्रोडक्ट्स के लिए एक ऑर्डर देना चाहता हूं। सही है, मात्रा काफी बड़ी है। क्या आप कल दोपहर से डिलीवरी शुरू कर सकते हैं? युवन क्यू ने फोन रख दिया और मुड़कर मुझे सामान लेकर अंदर आते हुए देखा। अपने हाथ धो और पहले खाओ, फिर हम प्रावधान सूची की समीक्षा करेंगे। तुम्हें क्या हो गया? अचानक मुझे लगा कुछ सही नहीं था। वो खाना नहीं बना सकती। उसने केवल एक बार कोशिश की थी, 2 साल पहले, ल्यूनर न्यू ईयर के 1 दिन पहले। परिणाम था कि हमने न्यू ईयर इमरजेंसी रूम में बिताया। न्यू ईयर। आज मेरी मां ने मुझे वैंग गैंग का एक वीडियो भेजा और मैंने एक फिश डिश बनाना सीखा। थोड़ी देर में से ट्राई करो, ठीक है? ओह, वैसे तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें कुछ भेजा है। वो कहता है कि तुम उसे जवाब नहीं दे रहे हो। मैं पूरी दोपहर व्यस्त था और अपना फोन नहीं देखा। जब मैंने अपने फादर का वेबचैट खोला, मैंने 99 से ज्यादा मैसेज देखे। वे सभी वीडियो और फाइल्स थे। ट्रेन टू बुसान, वर्ल्ड वॉर जेड, यहां तक कि वीडियो प्रीव्यू में
तुम एक विदेशी को एक मोटे कीड़े को काटते हुए देख सकते थे जिसमें तरल छिटक रहा था, और साथ ही एक गंजा आदमी एक कुचला हुआ चूहा पकड़े हुए अजीब हंसी छोड़ रहा था। उन्हें ध्यान से देखो, उनसे सीखो। अपने पिछले जीवन में इतनी दुखद मृत्यु के बाद मुझे इस जीवन में इसकी भरपाई करनी है। मैं बस बैठकर कुछ नहीं कर सकता। कल मुझे मॉल जाना है कुछ वाटर प्यूरिफायर्स खरीदने। ये मछली थोड़ी नमकीन है, केवल तुम ही ऐसा कहोगे। चेक करो कि हमें कुछ और चाहिए या नहीं। मैं उन्हें थोड़ी देर में कॉल करूंगा ताकि इसे तैयार कराया जा सके। मैंने पहले ही एक कॉपी हमारे माता पिता को भेज दी है। उन्होंने कहा कि वे इसका विश्लेषण करेंगे और हमें कुछ सुझाव देंगे। सूची में लगभग सब कुछ है जो हम सोच सकते थे। यूएनक्यू ने पहले ही लगभग सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। कल हमें अप्लायंस स्टोर जाना है कुछ फ्रीजर्स ऑर्डर करने। मुझे नहीं पता ये ठंड कितनी देर तक चलेगी। हम ताजी मछली और मांस खरीदेंगे फ्रीज करने के लिए। केवल डिब्बाबंद खाना खाने में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मुझे डर है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं एक मम्मी बन जाऊंगा। ठीक है, 3 और बड़े फ्रीजर्स ऑर्डर करो। हाँ, उन्हें सबको साथ में कल डिलीवर कराया जाए। और दवाइयां भी। वो थोड़ा मुश्किल है, तुम एक बार में ज्यादा नहीं खरीद सकते। हमें इन दिनों कई फार्मेसी में जाना होगा, हर बार थोड़ा थोड़ा खरीदना होगा। मुख्य रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायरियल और पेन किलर्स। सच्चाई ये है, घर पर यूएनक्यू हमेशा सब कुछ संभालती है। अगर मुझे इन चीजों को व्यवस्थित करना होता, मुझे डर है कि मुझे ये भी नहीं पता होता कि क्या खरीदना है। मैं सूची की समीक्षा जारी रखने वाला था जब मेरी मां ने अचानक कॉल किया। बेटा, हमने पहले ही तुम्हारी शॉपिंग सूची की समीक्षा कर ली है। कुछ सूखी चीजें जोड़ो, जैसे शीटेक मशरूम और सूखे बांस के शूट्स। उन्हें कमरे के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा तुम फल को नहीं भूल सकते। डिब्बाबंद फल में बहुत ज्यादा शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन ताजे फल ज्यादा समय तक नहीं चलते। सेब भी 1 महीने तक खराब हुए बिना नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें डर है कि फल खराब हो जाएगा, तुम उसे डिहाइड्रेट कर सकते हो। मैंने पहले ही तरीका यूएनक्यू को वेबसाइट पर भेज दिया है। थोड़ी देर में इसे देखना। मैंने देखा यूएनक्यू का एक्सप्रेशन जब वो अपने फोन को देख रही थी थोड़ा अजीब था। जब मैंने कॉल खत्म की और देखा, मैंने देखा वो मेरी मां द्वारा भेजे गए फल सुखाने के ट्यूटोरियल को पढ़ रही थी। ट्यूटोरियल गंभीर था, उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन ट्यूटोरियल का टाइटल था हैमस्टर्स के लिए रोजाना फल स्नैक्स कैसे बनाएं। उस पल ज़ॉम्बी प्रकोप तक 9 दिन बचे थे। रीमॉडलिंग कंपनी के वर्कर्स भी साइट में प्रवेश करना शुरू कर चुके थे। पैसा सच में एक शक्तिशाली चीज है। एक अपार्टमेंट के लिए जो 100 वर्ग मीटर से ज्यादा है, वे 7 या 8 वर्कर्स लाए जो हाथ में स्लेजहैमर लेकर सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिए। अरे बॉस, मैं देख रहा हूं वे 2 लोग बुलेट प्रूफ ग्लास और सिक्योरिटी बार्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ये एक मूवी के पैनिक रूम जैसा लग रहा है। वे दोनों क्या काम करते हैं? सही है, हम स्पेशल एजेंट्स हैं। क्या हम उस हिस्से जैसे नहीं दिखते? किसने हमें पेंट हाउस खरीदने को कहा? मेरे हस्बैंड को ऊंचाई से डर लगता है और बहुत असुरक्षित महसूस होता है। इतना ऊपर होने पर उसे लगता है कि वो हर दिन गिर जाएगा। साथ ही वह रात में चोरों के घुसने की चिंता करता है। इसलिए हमने एक बार में सब कुछ इंस्टॉल करने का फैसला किया ताकि आराम रहे। ये कहना होगा, रीमॉडलिंग की आवाज तुम्हारी खोपड़ी को सुनकर देती है। वैसे भी हमारे पास घर में कुछ भी कीमती नहीं था। यूएनक्यू और मैंने बाहर जाकर और सामान खरीदने का फैसला किया। जैसे ही हम पहले फ्लोर पर एलिवेटर से उतरे, हमने किसी को हमें बुलाते हुए सुना। यंग लेडी, यंग मैन, क्या तुम अभी अभी शिफ्ट हुए हो? ऊपर की रिमॉडलिंग तुम्हारी जगह पर है, सही? मिसेस जियांग। मैंने उसे पहचान लिया। वो पहले फ्लोर की मिसेस जियांग थी। वो अपने 12 साल के पोते के साथ रहती थी। अपने पिछले जीवन में प्रकोप के पहले चरण के दौरान यूएनक्यू और मुझे उनसे बहुत मदद मिली थी। एकमात्र गर्म खाना जो हमें मिला था वो वही था जो मिसेस जियांग ने तैयार किया था, और मेरे नेफ्यू ने हमें ड्रोन के साथ चीजें भेजी, लेकिन हमने सिग्नल और कम्युनिकेशन खो दिया। आंटी, हम घर को रीमॉडल कर रहे हैं। क्या हमने आपके आराम में बाधा डाली? माफ कीजिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो। बस मैंने देखा कि तुम दोनों अभी अभी शिफ्ट हुए हो, और क्योंकि मैं नीचे आई, मैं रुककर हेलो कहना चाहती थी। अगर तुम्हें भविष्य में कुछ चाहिए, मुझे ढूंढने में हिचकिचाना मत। धन्यवाद। आंटी, आंटी, लगभग न्यू ईयर है। आपको और खाना स्टॉक करना चाहिए। जल्द ही चीजें खरीदना आसान नहीं होगा। अगर आपको कुछ उठाने में मदद चाहिए, मुझे कॉल करना और मैं आ जाऊंगा। मैं बस किसी को वो बता सकता हूं। मेरा मतलब था कि दुनिया का अंत आ रहा है।
हर कोई मेरी पत्नी जैसा नहीं है जो मुझ पर बिना शर्त भरोसा करती है। मैं केवल कह सकता हूं कि मैंने उन्हें चेतावनी देने की पूरी कोशिश की। हेलो, क्या आपके पास बुखार के लिए कोई दवा है? मेरे हस्बैंड जल रहे हैं। अस्पताल इतना भरा हुआ है कि हम अंदर नहीं जा सके, और वो लंबे समय से ऐसे ही है। देखिए, 39.7 डिग्री। ठीक है, एक बॉक्स आइब्यूप्रोफेन और एक आमोक्सिसिलिन। दवा के साथ कार में लौटने पर यूएनक्यू ने तुरंत मेरे चेहरे पर बर्फ रखी। मैं ठीक हूं। तुम्हारा एक मीठी मिर्च है। ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं है। ये ट्रिक काम करती है। हम इसे अगली फार्मेसी पर फिर इस्तेमाल करेंगे। एक सुबह भर दौड़ने के बाद हम शहर भर में 10 से ज्यादा फार्मेसी, बड़ी और छोटी, गए और आखिरकार काफी सारी दवाइयां प्राप्त की। 30 बॉक्स आमोक्सिसिलिन, 20 बॉक्स सेफलोस्पोरिन, 20 बॉक्स एक्सटेंडेड रिलीज आइब्यूप्रोफेन कैप्सूल, 20 बॉक्स ओमेप्राजोल, गैविस्कॉन और बर्बरीन, 20 बॉक्स पैरासीटामोल और क्लोफेनामाइन मैलिट, 10 कैन यूनन बयाओ स्प्रे, सुक्ष्याओ जिउक्सिन पिल्स, 5 बॉक्स मेडिकल अल्कोहल। कुछ छोटी चीजों जैसे बैंडेज के अलावा हमने लगभग सभी सामान्य दवाइयां खरीद ली थी। मैंने एक बोतल फेमिनिन वॉश और 2 बोतल मेंस इंटीमेट वॉश भी स्टॉक कर लिया। जब हम घर पहुंचे, खिड़कियां और सिक्योरिटी बार्स पहले से ही इंस्टॉल हो चुके थे। बॉस, खिड़कियां और बार्स तैयार हैं। कल हम साउंड प्रूफिंग पर शुरू कर सकते हैं। अच्छा काम, दोस्तों। इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। वर्कर्स ने जो कहा उसके अनुसार कल हम लगभग इस कमरे में साउंड प्रूफिंग इंस्टॉल करना खत्म कर सकते थे। दूसरे घर के लिए हमें ट्रांसफर का इंतजार करना होगा और चाबियां लेने के लिए। पूरा दोपहर एक बड़े अनलोडिंग ऑपरेशन में बदल गया। सुपरमार्केट का सामान गेस्ट बेडरूम को भर दिया और 2 829 लीटर के रेफ्रिजरेटर और जो 3 दरवाजे वाला हमने ऑर्डर किया था, उसने लिविंग रूम का आधा हिस्सा घेर लिया। मां, देखो, हमने पूरे 1 साल का सामान खरीद लिया है। हे भगवान, क्या तुम लोग एक छोटी दुकान खोल रहे हो? और तभी मेरी मां ने हमें वीडियो कॉल किया। वीडियो में मेरे पिता और यूएनक्यू के पिता गंदे चेहरों के साथ बालकनी ठीक कर रहे थे। बेटी, देखो ये बूढ़ी जोड़ी क्या कर रही है। मारियों की तरह कपड़े पहने हुए तुम सोचोगे कि वे प्रोफेशनल ईंट लगाने वाले हैं, लेकिन जो ईंटें उन्होंने लगाई वे सभी टेढ़ी थी, जैसे कि इमेज धुंधली हो। कुछ दिनों में जब सीमेंट सूख जाएगा, हम कुछ सब्जियां लगा सकते हैं। बुरा नहीं। चेनताओ, धत तेरे की, तुमने पिंजरा ठीक से बंद है या नहीं ये चेक किए बिना मुर्गियां कैसे खरीद ली? अगले सेकंड मैंने एक अंडा उड़ते हुए देखा और मेरी सास के सिर पर फूट गया। प्रकोप से 4 दिन पहले दोनों घरों के लिए सुरक्षा, मजबूती और इमरजेंसी एग्जिट दरवाजे का बदलाव तैयार था। साउंड प्रूफिंग भी। उन्हें बालकनी ठीक करते हुए देखना हमें एक आइडिया दे गया। कौन जानता है ये कब खत्म होगा? तो रूफटॉप को खाली छोड़ने के बजाय हम बेहतर सब्जियों के बीज खरीदे लगाने के लिए। जब मौसम थोड़ा गर्म होगा, हम सब्जियों के साथ आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अरे मास्टर्स, क्या आप मेरे लिए छत पर एक प्लांटर बना सकते हैं? मैं आपको अतिरिक्त 5,000 युआन दूंगा। कोई समस्या नहीं, ये आसान है। ये एक दोपहर में हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा ये उनके लिए अतिरिक्त काम था। उन्हें इसे कंस्ट्रक्शन बॉस के साथ शेयर नहीं करना था, इसलिए उन्होंने बहुत उत्साह के साथ काम किया। एक दोपहर से कम में उन्होंने प्लांटर खत्म कर दिया और उन्होंने मुझे 1 दर्जन मिट्टी के बैग ऊपर ले जाने में भी मदद की, कहते हुए कि ये फूलों के लिए परफेक्ट है। उस दोपहर मेरी पत्नी कई पैकेज लेकर आई। वे सब्जियों और फूलों के बीज थे जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। गुलाब के बीज क्यों खरीदना? क्या तुम वैंग गैंग की नकल करने की कोशिश कर रही हो? और फूल केक बनाना? ये लगभग वैलेंटाइन डे है और फिर मई 20 और साथ ही क्यूआईएक्सआई फेस्टिवल, मेरा जन्मदिन, हमारी एनिवर्सरी। क्या क्या तुमने सोचा कि दुनिया के अंत की वजह से तुम गिफ्ट देने से बच जाओगे? हनी, मैं ये बीज तुम्हें सौंप रही हूं। ओह, और अगर तुम मुझे केवल फूल दोगे, मैं उससे बोर हो जाऊंगी। बाकी इस पर निर्भर करेगा कि तुम कैसे व्यवहार करते हो। वायरस प्रकोप से 1 दिन पहले मैं घर पर रहा आखिरी तैयारियां खत्म करते हुए। हमारे पास लगभग सभी सामान था। मैंने एक आखिरी चेक किया और कुछ और चीजें खरीदी। घर और फ्रीजर्स को भर दिया। रेफ्रिजरेटर फटने की कगार पर थे। सिर्फ एहतियात के लिए मैंने नीचे की दुकान से कुछ लंबे हैंडल वाले फ्रूट नाइफ खरीदे और कपड़े सुखाने के लिए 2 बांस के डंडे भी, और उन्हें रस्सियों से बांधकर कुछ अस्थायी भाले बना दिए। मैंने इस्तीफा प्रक्रिया पूरी की। मैं ऑफिस से अपनी चीजें ले आया। ये क्या है? ये वो सामान है जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। क्या हमने ये सब पहले ही प्राप्त नहीं कर लिया? मेरे पिता ने उन्हें भेजा। वो कहते हैं कि वे मेरी मां से हैं।
वॉकी टॉकी जो उसने बैंक वॉल्ट में इस्तेमाल किए थे, उनका सिग्नल अच्छा है और लंबी रेंज है। शायद हमें किसी बिंदु पर उनकी जरूरत पड़े। और ये एक रेडियो है। वो कहते हैं कि ये मेरे परदादा का था। उसने इसका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट फॉलो करने के लिए किया था। ये ज़ॉम्बी प्रकोप के बाद उपयोगी हो सकता है। रात के खाने के बाद युएन क्यू और मैं बालकनी पर रात देखने के लिए कुछ कुर्सियां बाहर ले गए। केवल एक और रात बची है। कल से शुरू होकर ऐसे शांत पल अब नहीं होंगे। इन दिनों मैं उस नॉवेल को फिर से पढ़ रहा हूं जो तुम्हारे पिता ने फैमिली ग्रुप चैट में भेजा था। क्या होगा अगर तुम्हारा पुनर्जन्म दुनिया को बदल दे? बटरफ्लाई इफेक्ट। शायद ज़ॉम्बीज और वायरस कभी दिखाई ही न दे। वो शानदार होगा। लेकिन हम उस सारे खाने के साथ क्या करेंगे जो हमने स्टोर किया है? हम एक छोटी दुकान खोलेंगे। तुम मालिक बनो, मैं मालिक बनूंगा। अब काम क्यों करें? मैं कॉर्पोरेट गुलाम बनने से तंग आ चुका हूं। कोई बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं था। पुनर्जन्म होकर भी मैं दुनिया की किस्मत को नहीं बदल सका। क्या ज़ॉम्बी प्रलय फिर भी हुआ? प्रकोप के दिन एक रेबीज रोगी के भागने और लोगों को काटने का वीडियो हर जगह वायरल हो गया। इस वीडियो को देखो। ये उतना सरल नहीं है जितना लगता है। सामान स्टॉक करो और बाहर मत जाओ। दोस्त, क्या तुम बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन मूवीज देख रहे हो? आराम करो। क्या तुम कोई नॉवेल लिख रहे हो या कुछ? ये एक अच्छा विषय है। जब तुम इसे प्रकाशित करो तो मुझे बताना। जब तक चीजें नियंत्रण से बाहर नहीं होने लगी, जब तक हमारे शहर में ज़ॉम्बी वायरस प्रकट नहीं हुआ। और एक दिन बाद हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में युएन क्यू ने पहला प्रकोप देखा। इसी तरह ज़ॉम्बीज यहां पहुंचे। हमारी खिड़की सीधे गार्ड हाउस की ओर थी। वहां वो क्या है? ज़ॉम्बीज ने गार्ड को गिरा दिया और कुछ दिल दहला देने वाली चीखों के बाद वो झुंड द्वारा निकल लिया गया। आवाज मत करो, जल्दी। चीखें, गालियां और ज़ॉम्बी हड्डियों की अजीब आवाजें रुक नहीं रही थी। नेबरहुड चैट में अफरातफरी थी। मदद। लेकिन ये आखिर है क्या? मैं अपने घर में छिपा हूं। मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैंने अभी मैनेजमेंट के एक्सायो जियांग को देखा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था। वो हर जगह खून बहा रहा था, लेकिन वो अभी भी चल रहा था। हम क्या करें? मेरा हस्बैंड आज सुबह काम पर गया था और अब वो फोन नहीं उठा रहा। सामाजिक व्यवस्था ढह रही थी। हनी, ये प्रकोप कब खत्म होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक हो जाएंगे। हमारा परिवार इससे निकल जाएगा। प्रिय नागरिकों, कृपया घबराएं नहीं। विश्वास करें कि सरकार के पास इस आपातकाल को संभालने की क्षमता है। सरकार को थोड़ा समय दें। सरकार निश्चित रूप से अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करेगी। वायरस के प्रकट होने के 5वें दिन, प्रकोप के तीसरे दिन, अफवाहों को नकारने वाला सरकारी बयान आखिरकार एक चेतावनी बन गया। अचानक सभी टेलीविजन चैनलों ने यह संदेश दिखाना शुरू कर दिया। ये फोन पर भी आ गया। सरकारी मदद जल्द नहीं पहुंचेगी। पड़ोसी एस सिटी से अब कोई खबर नहीं है। देखो, जो लेट्यूस मैंने लगाया था वो पहले ही अंकुरित हो गया है। तुम बता सकते हो कि ये सर्दी की ठंड को अच्छी तरह सहन करता है। तुम्हारा क्या? क्या वे अभी तक अंकुरित नहीं हुए? हमारे बीज अभी भी पर्यावरण के अनुकूल हो रहे हैं। बेकार। 80 के दशक की पीढ़ी असली सर्वाइवल एक्सपर्ट्स है। उस पल मैंने समझा कि बाहर दुर्भाग्य बरसते समय वैभव में जीना कैसा लगता है। युएन क्यू सूरजमुखी के बीज खा रही थी, जबकि अपने टैबलेट पर वैंग गैंग के वीडियो देख रही थी। वो उस रात एक रेसिपी ट्राई करने के लिए फ्रीजर से एक चिकन निकालने की योजना बना रही थी। हमारी बेफिक्र प्रचुरता के विपरीत नेबरहुड चैट में विलाप थे। क्या किसी के पास कोई खाना बचा है? हमारे पास 3 दिन से कुछ नहीं है। मेरी मदद करो। क्या किसी के पास पेट की दवा है? मैंने कल एक्सपायर्ड ब्रेड खा ली और अब मैं दर्द से मर रहा हूं। सरकारी मदद कब पहुंचेगी? अगर वे हमें बचा नहीं सकते, कम से कम वे सामान गिरा सकते हैं। मैं 3 बोतल 53 डिग्री एफेटियान माओताई के बदले 5 किलो पोर्क दूंगा। मजबूत, स्वस्थ आदमी अमीर महिला की तलाश में है मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर पे अच्छा है, वो पुरुषों को भी स्वीकार करेगा। नेबरहुड ग्रुप में इन विनतियों का सामना करते हुए युएन क्यू और मैंने अभी के लिए उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। हालांकि हमारा सामान भरपूर लग रहा था। वे अनंत नहीं थे। कौन जानता है ये कब खत्म होगा? प्रलय में डरावनी चीज सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं है, बल्कि इंसानी दिल है। अगर हम अभी उनकी मदद करते हैं तो न केवल हम बहुत सारे संसाधन खर्च करेंगे, बल्कि हम एक लक्ष्य भी बन जाएंगे। मैं कोई संत नहीं हूं। एक्सायो वायु, क्या तुम और तुम्हारी दादी ठीक हो? क्या तुम्हारे पास खाना या कुछ की कमी है? तुम हमारे साथ आकर रह सकते हो।
हमारे पास अभी भी थोड़ा बचा है। मुझे लगता है ये ग्रैंडमा जियांग द्वारा मेरे पिछले जीवन में हमें दिए गए गर्म खाने का बदला चुकाना है। ज़ॉम्बी प्रकोप का 7वां दिन और आज न्यू ईयर ईव है। भले ही दुनिया खत्म हो गई थी, महत्वपूर्ण परंपराओं को मनाना था। हम जल्दी उठ गए। मेरी वॉच शिफ्ट के बाद मैंने घर की सफाई शुरू की। मैंने लालटेन टांगे और कपलेट्स लगाए और फू कैरेक्टर लगाया ताकि एक फेस्टिव माहौल बनाया जा सके। इस बीच युअन क्यू किचन में व्यस्त थी न्यू ईयर ईव डिनर तैयार करने में। वैंग गैंग का ब्रेस चिकन इतना कठिन नहीं लगता। मैं इसे आज रात बनाऊंगी। अभ्यास के साथ युअन क्यू की कुकिंग स्किल्स काफी बेहतर हो गई थी। हालांकि वो मुश्किल से चीजें पका पाती थी। ये पहले से बहुत बेहतर था, जब सब कुछ बहुत ज्यादा नमकीन निकलता था। उसने शाम तक कड़ी मेहनत की और एक 5 कोर्स डिनर, एक दावत तैयार करने में कामयाब रही। और ये क्या है? चारकोल चिकन। चारकोल अच्छा दिख रहा है, लेकिन चिकन कहाँ है? अगर तुम खाना चाहते हो तो खाओ, अगर नहीं तो छोड़ दो। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए कि इस लेडी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया। तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझे धन्यवाद देना चाहिए। इस न्यू ईयर ईव कोई न्यू ईयर गाला नहीं था। हर साल हम घर जाते थे, लेकिन इस बार हम केवल वीडियो कॉल पर अपने माता पिता के साथ ऑनलाइन डिनर कर सकते थे। हैप्पी न्यू ईयर तुम दोनों। क्या तुम ठीक हो? बाहर मत जाना। आंटी, अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। हम ठीक हैं, चिंता मत करो। क्यों क्यों स्वीटी, एक्साइयों को खाना बनाना नहीं आता तो उसके साथ थोड़ा धैर्य रखो। मां, उसने आज अच्छा व्यवहार किया। वो कपलेट्स लगाते समय बहुत खुश था। शायद सारे जमा हुए दबाव की वजह से वीडियो में हंसी फीकी पड़ने लगी। डैड, मॉम, तुम दोनों को अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने सैकड़ों प्रलय नॉवेल्स पढ़े हैं। कॉल के बाद हमने अपने माता पिता को हैप्पी न्यू ईयर विश किया और फोन रख दिया। जैसे ही मैं इस दुर्लभ पल का फायदा उठाकर थोड़ी नजदीकी के बारे में सोच रहा था, अचानक एक चटकने की आवाज गलियारे में गूंज उठी। कोई पटाखे जला रहा था और ऊपर से बिल्डिंग के अंदर। क्या जीनियस है प्रलय में पटाखे जमा करना। मुझे पहले ये शोर असनीय लगता था, लेकिन अब ये इंसानी जीवन की एक सांस जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, हमने एक दूसरे की ओर देखा और जम गए। धत तेरे की, ये आदमी सच में जीनियस है। मुझे लगता है इसमें अराजकता के लिए जन्मजात टैलेंट है। उस पल में युअन क्यू और मैं होश में आ गए। अगले सेकंड मैंने बाइनाक्यूलर उठाए और रूफटॉप की ओर भागा। हम गए काम से। गलियारे का दरवाजा बंद नहीं था। पटाखे लगातार फूट रहे थे और ज़ॉम्बीज का ध्यान हमारी बिल्डिंग की ओर मुड़ने लगा। कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे और हमारी बिल्डिंग सड़क के पास है। मेन एंट्रेंस कंट्रोल गेट भी बंद नहीं था। इस रफ्तार से कॉम्प्लेक्स के बाहर के ज़ॉम्बीज भी अंदर खिंच आएंगे। अब नीचे जाकर इसे बंद करना बहुत देर हो चुकी है। युअन क्यू ने वेचेट ग्रुप में पूछा कि ये कौन सा जीनियस है। उन्हें पटाखे बुझाने को कहा कि शोर बहुत ज्यादा है और सभी ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर रहा है। जब मैं घर वापस आया, मैंने कमरे की लगभग सारी लाइट्स बंद कर दी और अपने अस्थायी हथियार निकाल लिए। तनाव में मैं इमरजेंसी एग्जिट के पास दीवार के सहारे टिक गया। किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया और तभी पटाखों की आवाज और तेज हो गई। यह साफ था कि उन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वे क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या वे मौत ढूंढ रहे थे? हमारे सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और सुरक्षा दरवाजे को मोटा वाले से बदलने के बावजूद मैंने अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की। बाहर बहुत अंधेरा था। तुम ये नहीं देख सकते थे कि कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस आया है या नहीं। हम केवल इंतजार कर सकते थे। लगभग 5 या 6 मिनट बाद गलियारे में पटाखे आखिरकार रुक गए। उस पल युअन क्यू और मैंने चुपचाप राहत की सांस ली। अपने पिछले जीवन में मैं कैसे याद नहीं रख पाया कि नीचे ऐसा कोई जीनियस था। और जैसे ही हमने अपनी चौकसी कम की, कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हुए, नीचे से एक महिला की चीख गूंज उठी। इसके बाद गलियारे से एक आदमी की डरी हुई चीख आई। तुमने क्या बेवकूफी भरा आइडिया निकाला? धत तेरे की, पटाखे जलाना बस रहने दो। चेन यान को पहले ही काट लिया गया है। चलो इमरजेंसी एग्जिट से चलते हैं। ऊपर भागो, आवाज से भागो। वहां जरूर 2 लोग थे और उनका फ्लोर हमारे से ज्यादा दूर नहीं हो सकता था। उस पल में हमारी नसें फिर से तंग गई। वो जोड़ी एक आपदा थी। यहां ज़ॉम्बीज और उनका ऐसे चिल्लाना। थोड़ी देर बाद मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी और उनके पीछे अन्य पैरों की घिसटने की आवाज और अजीब धीमी गुर्राहट। हमने ऐसा क्या किया था कि हमारी बिल्डिंग में ऐसे जीनियस की जोड़ी मिली? अगर केवल 1 या 2 ज़ॉम्बी होते शायद,
लेकिन सिर्फ आवाज से तुम अंदाजा लगा सकते थे कि कम से कम 7, 8 या यहां तक कि 10 ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में प्रवेश कर चुके थे। ये कुछ ऐसा था जिसे हम दोनों संभाल नहीं सकते थे। सावधान रहो, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। हम तुम क्या कर रहे हो? मैं मुड़ा और जम गया जब मैंने देखा कि युएन क्यू क्या कर रही थी। उसने न जाने कहां से पानी की एक बोतल निकाली। उसके मुंह में उसने कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस रखा था और उसके दूसरे हाथ में उसके पास पहले से एक लाइटर था। शशा, अपनी आवाज धीमी रखो। हमें दिखाना है कि इस फ्लोर पर कोई नहीं है। ये एक इमरजेंसी के लिए है। मैंने इसे मूवीज से सीखा है। अगर ये काम नहीं करता तो भाड़ में जाए। हम उन्हें सबको जला देंगे। उस पल इमरजेंसी एग्जिट में कदमों की आवाज और पास आती जा रही थी। मैंने पहले ही दरवाजा लॉक कर दिया था और जो भाला मैंने बनाया था वो उसकी ओर तना हुआ था। क्या कोई है वहां? क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, हमारी मदद करो। मेरे पास पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, प्लीज। आधे मिनट से भी कम समय बीता। दरवाजे पर पीटना लगातार था। बाहर की आवाज निराशाजनक लग रही थी। युएन क्यू और मैं एक दूसरे को देखते रहे, बिना हिले। जल्दबाजी में दरवाजा खोलना केवल हमारी अपनी मौत का मतलब होता। समय सेकंड दर सेकंड गुजरता गया जब तक मैंने ज़ॉम्बीज की आवाज और एक आदमी की चीख नहीं सुनी। तुरंत उसके बाद दूसरी। जब नाखून दरवाजे को खरोंच रहे थे, आवाज असहनीय रूप से तेज थी। फिर मैंने ज़ॉम्बीज को मांस खाते हुए सुना। हम उन्हें बचा नहीं सके। ज़ॉम्बी वायरस प्रकोप का 8वां दिन। युएन क्यू और मैंने पूरी रात सुना जब तक कि आसमान थोड़ा उजाला होने नहीं लगा और बाहर सन्नाटा छा गया। उस पल हम कमरे में वापस लौट आए। तभी मैंने वो ड्रोन निकाला जो मैंने खरीदा था। मैंने उसे बाहर उड़ाया। इमरजेंसी एग्जिट में एक खिड़की थी, गलियारे की स्थिति देखने के लिए परफेक्ट। जब ड्रोन की इमेज आई, 2 प्रलय जीने के बावजूद मेरे सामने का दृश्य मुझे भयभीत कर गया। हर जगह ताजा खून और मांस के टुकड़े। एक आदमी का शरीर जिसका आधा सिर गायब था रेलिंग पर अटका हुआ था। हमारे फ्लोर पर और नीचे वाले पर 3 ज़ॉम्बीज बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे। एक हमारे दरवाजे के ठीक सामने था। हालांकि वे ज्यादा नहीं थे, हमारे लिए वे लगातार खतरा थे। मुझे उन्हें नीचे की ओर लुभाना था। ड्रोन के शोर का फायदा उठाते हुए मैंने उसे सीधे हॉलवे की खिड़की से दरवाजे के सामने वाले ज़ॉम्बी की तरफ उड़ा दिया। ड्रोन उसके चेहरे के पास से गुजरा और ज़ॉम्बी उसकी तरफ खिंच गया। अच्छा, उसने ड्रोन पर झपट्टा मारा। इमर्शन इतना तेज था कि मैं लगभग अपना फोन गिरा देता। धीरे धीरे मैंने ड्रोन को हॉलवे के नीचे उतरने के लिए नियंत्रित किया। धीरे धीरे ऊपर से ज़ॉम्बीज को नीचे की तरफ खींचते हुए 24वीं मंजिल पर पहुंचने पर मैंने पटाखों के अवशेष और पजामा पहने एक महिला ज़ॉम्बी को एक बिल्ली की लाश खाते हुए देखा। लगता है ये वही महिला थी जिसे पिछली रात काटा गया था, लेकिन उसका मुझे अपने पिछले जीवन से कोई याद नहीं था। मेरा असली इरादा हॉलवे के सारे ज़ॉम्बीज को बाहर खींचने का था, लेकिन ये मेरा पहली बार ड्रोन इस्तेमाल करना था और मैंने गलती कर दी। जब ये 15वीं मंजिल पर पहुंचा, ड्रोन सीधे दीवार से टकरा गया, नियंत्रण खो दिया और खिड़की से बाहर गिर गया। उसी पल ड्रोन से आकर्षित 7 या 8 ज़ॉम्बीज खिड़की की तरफ दौड़े। फिर अपनी खिड़की से मैंने 2 या 3 ज़ॉम्बीज को नीचे गिरते हुए भी देखा। हमारे दरवाजे के सामने का खतरा फिलहाल खत्म हो गया और उसी पल मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे खोला और देखा कि युएन क्यू ने मुझे एक जिप फाइल भेजी है। ये क्या है? मेरे पिता ने मुझे कुछ समय पहले भेजा था। उन्होंने कहा कि ये बिना रोक टोक मार्शल आर्ट्स के वीडियो है कल रात जो हुआ उसके बाद। मैंने इस पर सोचा, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज से हम इसे साथ में सीखेंगे। बस एहतियात के लिए प्रकोप का 14वां दिन जैसा मुझे याद था। बिजली चली गई, लेकिन हमारे घर की बिजली छत पर लगे सोलर पैनल से जुड़ी थी। साथ ही सेल टावर्स अभी तक नष्ट नहीं हुए लगते थे, इसलिए अभी भी इंटरनेट था। जहां तक पानी का सवाल है, हमने बहुत सारा स्टोर भी किया था, इसलिए बिजली जाने से हमारी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। सुबह युएन क्यू छत से नीचे आए, इतनी सारी परतों में लिपटी हुई। वो एक ध्रुवीय भालू जैसी लग रही थी। ये मौसम इतना अजीब है, ये लगभग बसंत होना चाहिए, लेकिन हर दिन ठंडा होता जा रहा है। मैं अभी ऊपर गई थी और जो फूल हमने लगाए थे वे अभी तक अंकुरित भी नहीं हुए। अफसोस, लगता है वैलेंटाइन डे का गिफ्ट नहीं होगा। मेरे पिछले जीवन में भी ऐसा ही था। मुझे नहीं पता कि यह प्रलय का साइड इफेक्ट है या नहीं, लेकिन मौसम और ज्यादा चरम होता गया। अंदर इतना बुरा नहीं था। 5 सोलर पैनल संभाल रहे थे। एयर कंडीशनर बिना किसी समस्या के पूरी ताकत से चल सकता था, लेकिन बाहर तापमान 0 से नीचे था। और अब जब बिजली भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स में लोग कैसे जिंदा रहेंगे। प्रकोप का 29वां दिन।
तापमान अभी भी जमाने वाला था। सरकार से अब कोई खबर नहीं थी। हालांकि कल रात शहर में पहले ही मार्च की शुरुआत हो चुकी थी। पूरी रात बर्फबारी हुई, बर्फ काफी जमा हो गई। और तुम्हें पता होना चाहिए कि शहर इसमें लगभग 10 साल से ऐसी बर्फबारी नहीं हुई थी। जब हम जागे, बाहर सब कुछ सफेद ढका हुआ था और जैसा उम्मीद था। जब हम ऊपर छत पर गए पूरी तरह लिपट कर, तो जो साधारण प्लास्टिक ग्रीन हाउस हमने प्लास्टिक रैप से बनाया था, वो बर्फ के वजन से गिर गया था। जो लेट्यूस अभी अभी अंकुरित हुए थे, वे कुचल गए। हम तबाह हो गए। मेरे माता पिता पहले ही अपने सोशल मीडिया पर पकौड़ी बनाते हुए वीडियो दिखा रहे थे, जबकि हमारा खेती का प्रयास शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जब यूएनक्यू ने बर्बाद बगीचे का वीडियो फैमिली ग्रुप में भेजा सांत्वना के लिए, उसे उम्मीद के मुताबिक उसके 80 के दशक में जन्मे पिता से मजाक मिला। हम आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ऑनलाइन शब्दों से सब्जियां चुराने का तरीका क्यों नहीं बनाया? बच्चे, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तुमने हैप्पी फार्म, क्यू फार्म और सेस्मे फॉरेस्ट के दौर में नहीं जिया। तुम समाज की क्रूरता नहीं जानते। मेरे पिता के शब्द पढ़ते हुए यूएनक्यू और मैं बस एक दूसरे को देखते रहे। ये निश्चित रूप से व्यंग्य था। और उसी पल हमारा ध्यान अचानक नीचे वाले ज़ॉम्बी पर केंद्रित हो गया। वो भारी बर्फ से पूरी तरह अप्रभावित लग रहा था, पूरी आजादी से हिल रहा था। लगता है मौसम ज़ॉम्बीज को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। उसी पल यूएनक्यू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक बर्फ का गोला बनाया और उसे सीधे नीचे वाले ज़ॉम्बी पर फेंक दिया। प्लॉप! बर्फ का गोला जमीन पर गिरा। ज़ॉम्बी का ध्यान तुरंत खिंच गया और उसी पल यूएनक्यू ने पहले ही दूसरा बर्फ का गोला बना लिया। इस बार उसका निशाना परफेक्ट था। ज़ॉम्बी के सिर पर लगा। ज़ॉम्बीज दर्द महसूस नहीं करते, इसलिए जब कुछ उन्हें लगता है तो वे रिएक्ट नहीं करते। और इस तरह एक खामोश बर्फ की लड़ाई शुरू हो गई। हमने ज़ॉम्बी को निशाना बनाकर शुरू किया, फिर हम एक दूसरे पर फेंकने लगे और आखिर में छत पर 2 स्नोमैन बनाने के बाद हम थककर बर्फ पर गिर पड़े। गिरती हुई बर्फ के टुकड़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि जब बर्फ पिघलेगी, क्या ये वायरस प्लेग खत्म हो जाएगा? ये खत्म होगा, ये जल ही गुजर जाएगा, सब कुछ वापस सामान्य हो जाएगा। एक सुंदर सोच, लेकिन हकीकत क्रूर है। प्रकोप का 35वां दिन इंटरनेट चला गया। सही कहें तो अब बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। शुरुआत में यूएनक्यू मेरी मां के साथ वीडियो कॉल पर थी। उसे एक नई डिश दिखा रही थी जो उसने बनाई थी। तभी वो अचानक कट गया। हमने सोचा ये खराब सिग्नल है। हमने जगह भी बदली, फोन बंद करके चालू किया, एयरप्लेन मोड। हमने लगभग सब कुछ ट्राई किया, लेकिन नतीजा वही था, इंटरनेट खोने का। मतलब था हमारे माता पिता से संपर्क का एकमात्र साधन खोना, और साथ ही बाहरी दुनिया से संपर्क खोना। ये समझते ही यूएनक्यू थोड़ा टूट गई। उसकी आंखें लाल हो गई। इस समय के दौरान एकमात्र भावनात्मक सहारा यही था कि हम अपने माता पिता से संपर्क कर सकते थे और जानते थे कि वे ठीक है। असल में हम पहले से तैयार थे, लेकिन जब वो पलाया, किसी ने भी इसे अच्छे से नहीं लिया। मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और बोलना शुरू किया, उनकी चिंता मत करो, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा जीवन का अनुभव है। मैं सोच रहा था कि हमें हर आने वाले दिन अच्छा जीना है, ताकि उन बूढ़ों को दिखा सकें कि उनके बिना भी हम बहुत अच्छा जी सकते हैं। यूएनक्यू हंसी और अपना फोन निकाला, वॉइस रिकॉर्डर खोलते हुए। तो क्या मिस्टर चेन, कृपया वही बात फिर से कह सकते हैं जो आपने अभी कहा, ताकि मैं उसे बाद में उन बूढ़ों को सुना सकूं जिनकी आप बात कर रहे हैं। प्रकोप का 44वां दिन, मौसम अभी भी जमाने वाला था। उस रात जब मैं चुपके से पर्दे खोलकर नीचे कॉम्प्लेक्स की स्थिति देख रहा था, एक बेहद तेज रोशनी ने अचानक मुझे अंधा सा कर दिया। फिर मैंने एक कार को कॉम्प्लेक्स में घुसते देखा। एक कार, क्या वे कहीं और से बचे हुए लोग हो सकते हैं? मेरी सहज प्रतिक्रिया थी दूरबीन उठाना और रोशनी की दिशा में देखना। हमारे सामने वाली इमारत में मैंने लोगों को हॉलवे से बाहर भागते देखा। 4 या 5 लोग बाहर आए, जवान और बूढ़े। वे एक परिवार जैसे लग रहे थे और वे इमारत के पास खड़ी एक वैन की तरफ भाग रहे थे। हालांकि वो बहुत दूर था। आप देख सकते थे कि वैन में बैठा एक आदमी उन्हें जोर जोर से हाथ हिलाकर बुला रहा था, लेकिन इंजन का शोर बहुत ज्यादा था और इसने पास में घूम रहे सारे ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। और इस तरह मैंने देखा कि एक बुजुर्ग भाग नहीं सका, जबकि ज़ॉम्बीज करीब और करीब आते गए। कार में बैठा आदमी भी बाहर आ गया, कुछ पकड़े हुए, जो कपड़े सुखाने वाले स्टैंड जैसा लग रहा था। वो अपने परिवार के सामने खड़ा हो गया, उन्हें बचाने के लिए। पास आते ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए, कपड़े के स्टैंड को लगातार हिलाते हुए उन्हें पीछे धकेलने के लिए। उस पल मेरा हाथ बिना महसूस किए पसीना छोड़ने लगा। जल्दी, दाई तरफ से भी ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। हमारे दिल, तुम कह सकते हो मेरा दिल मेरे गले में आ गया था। लेकिन किस्मत से वो मिडल एज्ड आदमी काफी तेज लग रहा था। उसका परिवार पहले ही कार में चढ़ चुका था और जल्दी से वो ड्राइवर सीट में बैठ गया और एक्सेलरेटर दबा दिया। रास्ता रोक रहे 2 ज़ॉम्बीज उछलकर दूर जा गिरे और कार बिना किसी परेशानी के निकल गई। उसी पल तक यूएनक्यू
और मैं राहत की सांस ले पाए। हम आखिरकार सुरक्षित थे। वो परिवार जरूर खाने से खत्म हो गया होगा। और उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर साथ में भागने का फैसला किया। शुक्र है हमने पहले ही काफी राशन जमा कर लिया था, हमें ऐसा कुछ झेलना नहीं पड़ा। लेकिन घटनाओं का सिलसिला वैसा नहीं गया जैसा हमने सोचा था। उस रात लगभग 4 या 5 और परिवारों ने भागने का फैसला किया, और इससे भी ज्यादा लगभग सभी बुजुर्गों और बच्चों वाले परिवार थे। लेकिन उनमें से कई पहले परिवार जितने भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शोर किया। उन्होंने और ज्यादा ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। काफी लोग काटे गए और नए ज़ॉम्बी बन गए। बहुत कम लोग बचकर निकल पाए। यह स्थिति बहुत असामान्य थी, कम से कम ज़ॉम्बी प्रलय शुरू होने के बाद। यह पहली बार था कि ऐसा कुछ हुआ। इससे पहले कुछ लोग रात में कॉम्प्लेक्स से आते जाते थे, लेकिन वो बस कुछ लोग होते थे जो खाना ढूंढने जाते थे। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ और इतना शोर करना साफ तौर पर सामान्य नहीं था, जैसे उन्होंने इसे कोऑर्डिनेट किया हो। वे क्या कर रहे थे? क्या उन्हें किसी तरह की खबर मिली थी उस पल? मुझे अभी भी शक था। मैं बहुत ज्यादा संदिग्ध था, लेकिन कोशिश करने में कुछ खोने वाला नहीं था। इसलिए मैंने उस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ शुरू की। आधे घंटे से ज्यादा के बाद मैंने आखिरकार इसे चालू करना सीख लिया। सरकार की एक टूटी फूटी आवाज सच में रेडियो से आ रही थी। फिर आवाज और साफ होती गई। ध्यान दें नागरिकों, दोस्तों, यह सरकार की एक आपातकालीन घोषणा है। शहर के गंभीर विनाश के कारण इसे खाली कर दिया गया है। शहर बी के स्पोर्ट्स सेंटर में एक सुरक्षित बेस स्थापित किया गया है। सभी सक्षम नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है, बशर्ते वे अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें कि वे खुद से शहर बी के सुरक्षित बेस तक पहुंचे। हम घोषणा दोहराते हैं, सच में एक सुरक्षित बेस था। यह खबर सुनकर यूएनक्यू और मैं एक दूसरे को देखने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली रात भागने वालों में से अधिकतर बुजुर्गों वाले परिवार थे। क्या हम जा रहे हैं? चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ज़ॉम्बी प्रलय का 52वां दिन हमने फैसला किया कि हम शहर बी में सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षित बेस पर नहीं जाएंगे। पहला, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त खाना और बिजली थी। दूसरा, रास्ते में बहुत सारे अनिश्चित कारक थे। जब से वो रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, ये 24 घंटे दोहराना बंद नहीं हुआ। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में और लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल पाए। इसके अलावा उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया कि अब कम से कम 100 ज़ॉम्बीज आसपास घूम रहे हैं। जोखिम बहुत ज्यादा था, इस शर्त पर कि हमारा घर सुरक्षित रहे। हमारे पास जो राशन था वो हमें 1 साल से ज्यादा बिना बाहर निकले चला सकता था। लेकिन कोई नहीं जान सकता कि पहले क्या आएगा, कल या आपदा। जैसे ही हम आत्मविश्वास से थे कि हम प्रलय में कुछ समय तक आराम से जी सकते हैं, कुछ हुआ। आग से बचाव, चोरी, ज़ॉम्बीज, हमने ये सब सोचा था। लेकिन जो हमने नहीं सोचा था वो था हमारा घर पानी से भर जाना। ठंड की वजह से एक पाइप फट गया। जब यूएनक्यू और मैं छत से लौटे और इसे देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर पानी के समंदर में बदल गया था। बहुत सारे सप्लाई बॉक्स जो हमने स्टोर किए थे उनके नीचे के हिस्से घुल गए थे और वे बेकार इधर उधर तैर रहे थे। और बाथरूम और बालकनी के ड्रेन घुले हुए गत्ते से जाम हो गए थे, जिससे पानी निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरा घर बिजली खो बैठा क्योंकि कुछ सॉकेट गीले हो गए थे। यूएनक्यू और मैंने घर के स्टॉपकॉक बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। टूटी हुई पाइप लगातार बिना रुके पानी उगलती रही। लेकिन मेन पानी का वाल्व पहली मंजिल के कोने में था। यूएनक्यू और मैं हिचकिचाए। हाल ही में कॉम्प्लेक्स में ज़ॉम्बीज की संख्या काफी बढ़ गई थी। अगर हम नीचे जाने का रिस्क लेते तो खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन अगर हम नीचे नहीं जाते तो भले ही हमारे ज्यादातर सामान सील्ड या कैंट थे, जिनमें दूषित होने का कोई खतरा नहीं था। पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। ड्रेनेज बहुत धीमा था और अभी भी बहुत ठंड थी। घर पानी से भरा था और बिजली नहीं थी। ये जानना मुश्किल था कि हम कितनी देर तक टिक सकते हैं। हम क्या करें? नीचे जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर हम नहीं गए तो पानी बढ़ता रहेगा और जल्दी या देर से सामान खराब हो जाएगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें नीचे जाना होगा। चलो प्रोटेक्टिव गियर तैयार करते हैं, अंधेरा होने का इंतजार करते हैं और चलते हैं। ठीक है, मैं अभी मोटे कोट और प्रोटेक्टिव गियर तैयार करता हूं। हमने खुद को परत दर परत कपड़ों में लपेट लिया, मोटे चोगों में खुद को ढक लिया। अपने कपड़ों के ऊपर हमने कई परत गत्ता और टेप लपेटा। अपनी गर्दन के आसपास हमने दोनों तरफ 2 ट्रैवल पिलो टांगे, जिन्हें टेप से बांधा। हमने एक पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर हेलमेट भी निकाला और पहन लिया। हालांकि हम बेढंगे दिख रहे थे और हिलना मुश्किल था, लेकिन शुक्र है कि ये ज़ॉम्बीज अभी तक नॉवेल या फिल्मों जैसे विकसित नहीं हुए थे। अभी के लिए उनकी मूवमेंट अभी भी काफी धीमी थी। रात हो गई जब हमने दरवाजे पर का मलबा साफ किया और इमरजेंसी एग्जिट खोला। उसी पल खून की भारी धातु जैसी बदबू हमसे टकराई। उस आदमी का आधा शरीर अभी भी हॉलवे में फंसा था। ये बदबू, डरो मत, मैं आगे जाऊंगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बस मेरे कदमों के पीछे आना,
क्योंकि कोई रोशनी नहीं थी, पूरा हॉलवे अंधेरे में था, और क्योंकि ज़ॉम्बीज रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, हम सिर्फ खिड़कियों से आती थोर इसी रात की रोशनी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा सकते थे। शुरू में सब ठीक था। मैंने पहले ही ड्रोन से ऊपर की मंजिलों से कुछ ज़ॉम्बीज नीचे लुभा दिए थे, इसलिए काफी सुरक्षित था। लेकिन 15वीं मंजिल से नीचे हमें आवाजें सुनाई देने लगी, ज़ॉम्बीज की कराहें, और उनके कदमों की आवाज। ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या काफी है। इसने हमें और धीरे चलने पर मजबूर किया, सांस रोके हुए। लेकिन जब हम 12वीं मंजिल पर पहुंचे, हम रुक गए। हमने सोचा था कि इमरजेंसी दरवाजे बंद होंगे और हॉलवे में ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं होंगे, लेकिन हॉलवे के एक कोने में 7 या 8 ज़ॉम्बीज इकट्ठे थे, जो हमारा एकमात्र रास्ता रोक रहे थे। थोड़ा पीछे हटो, मुझे कुछ सोचने दो। मेरी पलक लगातार फड़क रही थी। उसी समय मैंने अपना मोबाइल निकाला, जो मैं साथ लाया था, पास के एक दरवाजे को धीरे से खोला, फोन में म्यूजिक चलाया और उसे सीधे हॉलवे में फेंक दिया। तेज म्यूजिक ने तुरंत सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लिया। चलो UNQ, और हमने सांस रोकी और दीवार से चिपककर तेजी से नीचे बढ़े। लेकिन हमने मुश्किल से कुछ कदम ही लिए थे कि मुझे लगा मैंने किसी फिसलन भरी चीज पर कदम रख दिया। नीचे देखा तो एहसास हुआ कि मैंने एक ऐसे ज़ॉम्बी पर पैर रख दिया था जिसका सिर्फ आधा शरीर बचा था, और उसने एक हाथ से UNQ की टखने को पकड़ लिया था। फिर मैं फिसल गया और हम दोनों सीढ़ियों से लुढ़क गए। जो टॉर्च मैं लिए था वो गिर गई और चालू हो गई। पूरा गलियारा अचानक रोशनी से भर गया। उसी पल साफ था कि ज़ॉम्बी मुझे देख चुके थे। छिपना बेकार था। उस पल मैं केवल जल्दी से UNQ को उठाकर नीचे भाग सकता था, जैसे कल नहीं है। नीचे के फ्लोर के ज़ॉम्बी भी हमारे शोर से खिंच गए। उनकी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपना बनाया हुआ बांस का हथियार उठाया, खुद की रक्षा के लिए। ऊपर से ज़ॉम्बी लगातार नीचे आ रहे थे। UNQ उस जीवन और मौत के पल में एक असाधारण लड़ने की ताकत दिखाते हुए एक पल में 3 या 4 ज़ॉम्बी गिरा दिए। हम आखिरकार गलियारे से बाहर निकल गए, लेकिन पीछे मुड़कर ज़ॉम्बियों की भीड़ को हमारा पीछा करते देख हमें पता था कि उस घर में हम अब वापस नहीं जा सकते। देखो जल्दी। जिस दिशा में मैंने इशारा किया वहां एक छोटी दुकान थी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। दुकान बड़ी नहीं थी। मैंने टॉर्च अंदर डाली। वहां कोई इंसान या ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे पास ठीक से जांचने का समय नहीं था। UNQ और मैं जल्दी से दुकान की तरफ भागे, और फिर हमने कांच का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़ी बांस की छड़ी से दरवाजे को अटका दिया। अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो, और फिर UNQ चीखी। दुकान के अंदर एक ज़ॉम्बी था। उसने UNQ को गिरा दिया। उसके शरीर का आकार उसे पूरी तरह दबा रहा था। तुम मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करते हो, मरना चाहते हो क्या? उस पल मैंने कुछ और नहीं सोचा। मैं दौड़ा और ज़ॉम्बी को जमीन पर पटक दिया। फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, उसके सिर को निशाना बनाकर मारना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, मुझे गिनती नहीं रही कितनी बार किया, जब तक ज़ॉम्बी हिलना बंद नहीं कर दिया। ये पहली बार था जब मैंने किसी को मारा था। हम दुकान के एक कोने में सिमट गए। हनी, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम्हें लगता है हम यहां मर जाएंगे? अशुभ मत बोलो, बकवास मत करो। तुम्हारा पति कोई ऐसा है जो पुनर्जन्म ले चुका है। हमने दुकान को खंगाला और पाया कि कोई पीछे का रास्ता नहीं था। कांच का दरवाजा ही बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था, और बाहर वे पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। दर्जनों ज़ॉम्बी दरवाजे को पागलों की तरह धक्का दे रहे थे। हालांकि हमारा सुरक्षात्मक गियर पहले के हमले को रोक चुका था और हम घायल नहीं हुए थे, लेकिन कांच का दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हमने 10 मिनट भी आराम नहीं किया था कि एक दरार के साथ कांच टूटने लगा। उसी पल मैं कूदकर खड़ा हुआ, UNQ को अपने पीछे करते हुए। अपने पिछले जीवन में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया था, इसलिए इस जीवन में सब कुछ दांव पर लगाने की बारी मेरी थी। और जैसे ही मैं मरने के लिए तैयार हुआ, अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, हेलो बेटी, तुम कहाँ हो? तुम घर पर क्यों नहीं हो? आवाज उसके बैग से आ रही थी। हाय पापा, हम कॉम्प्लेक्स की छोटी दुकान में ज़ॉम्बियों से घिरे हुए हैं। मत डर बेटी, तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल चेन तुम्हें बचाने आ रहे हैं। उस दिन मैंने 2 बूढ़े आदमियों का अविश्वसनीय हौसला देखा। दुकान के बाहर पहले कार का हॉर्न बजा, जिसने तुरंत सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान खींच लिया। फिर मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकता। मेरे पिता एक मॉडिफाइड पिकअप ट्रक चला रहे थे, जबकि UNQ के पिता पीछे खड़े थे, घर पर बनाई गई चैनमेल आर्मर पहने हुए। उनके हाथ में UNQ के पिता एक ऐसा हथियार पकड़े थे जो सुअर के बाल जलाने वाले ब्लोटॉर्च जैसा दिखता था। जब मेरे पिता ने हॉर्न बजाकर सभी ज़ॉम्बियों को गाड़ी के पास खींच लिया, तब मेरे ससुर ने गैस टैंक का सेफ्टी वाल्व खोल दिया। उसी पल एक विशाल आग की लपट फूटी जो सीधे ज़ॉम्बियों की तरफ चली गई। हाँ, तुम सोचते हो कि मैंने इतने सालों तक CF का ज़ॉम्बी मोड बेकार में खेला है। अगले ही सेकंड पिकअप ट्रक तेजी से निकल पड़ा, ज़ॉम्बियों को आगे की ओर खींचते हुए। उस रात पूरा कॉम्प्लेक्स भुने हुए मांस की गंध से भर गया। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का 54वां दिन
हमारा घर आखिरकार सामान्य में लौट आया। मेरे पिता और ससुर ने टूटी हुई पाइप को ठीक किया। इस बीच मेरी माँ और सास ने बाढ़ वाले कमरे को साफ करने में हमारी मदद शुरू की। बिजली भी वापस आ गई। माँ, आप लोग क्यों आए? क्या ये आपके पिता की वजह से नहीं था? उन्होंने महसूस किया कि नेटवर्क बंद था और वे आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे चिंतित हो गए। अच्छा हुआ वे समय पर पहुंच गए, नहीं तो कौन जानता है क्या हो जाता। डरने की क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा बस फिर से पुनर्जन्म होगा। डब्ल्यू एर्चिंग के पास दादी जी जड़ा है। बस इतना है कि उसकी समझ बहुत खराब है। वो पहले ही एक बार पुनर्जन्म हो चुका था और लगभग खुद को मरवा ही लिया था। पापा, क्या आप मुझे बैनकाव करना बंद कर सकते हैं? ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप का 87वां दिन। मौसम आखिरकार सुधारने लगा। ये अजीब ठंडी लहर अप्रैल तक चली। सड़क के किनारे के कई पेड़ ठंड से मर गए। यूएन क्यू मेरी माँ और सास के साथ छत पर एक साधारण ग्रीन हाउस लगा रही थी। कुछ सब्जियां उगाने की योजना बना रही थी। इस दौरान हर दिन मूली और आलू खाते हुए अब मैं मुश्किल से सहन कर पा रहा हूं। हम आखिरकार फिर से लगाना शुरू कर सकते हैं जब सब्जियां उगेंगी। मैं सबके लिए सलाद बनाऊंगी और भूख मिटाने के लिए सब्जियां भूनूंगी। इस बीच मैं अपने परिवार के 2 बुजुर्गों के पीछे चल रहा था, पूरी तरह से सुसज्जित। हमारे दरवाजे के पास वाले हॉलवे को साफ करने की तैयारी कर रहा था। गर्म मौसम के साथ हॉलवे में अभी भी ज़ॉम्बी और उनके द्वारा फाड़े गए शव और मांस के टुकड़े थे जो सड़ने लगे थे। अगर इसे समय पर साफ नहीं किया गया तो ये आसानी से बैक्टीरिया पैदा कर सकता है और एक महामारी का कारण बन सकता है। बस इतना है कि ये दोनों बुजुर्ग मुझे थोड़ा कम आंकते थे। मेरे ससुर आगे थे, एक छोटा गैस टैंक उठाए हुए, जबकि मेरे पिता पीछे से कवर कर रहे थे उस भाले के साथ जो मैंने बनाया था, और मैं मेरे हाथों में एक स्प्रे बोतल में अल्कोहल लिए हुए जहां भी जाता था स्प्रे कर रहा था, इस बहाने के तहत कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। मुझे बता रहे थे कि संगठन की उम्मीदों को निराश मत करना रे लड़के, उस एरोसोल से अच्छे से स्प्रे करो, कोई भी बैक्टीरिया पीछे मत छोड़ना। स्प्रे वाला तुम्हारा काम सबसे महत्वपूर्ण है, ढिलाई मत करना, मुझे पता है। पापा, अंकल यूएन, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं बहुत ध्यान से स्प्रे करूंगा। ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के बाद से 135वां दिन। हमारे घर में एक नया सदस्य है, एक सुनहरी बिल्ली। मुझे नहीं पता ये कैसे इतने सारे ज़ॉम्बियों की घेराबंदी से बचकर हमारी छत पर आ गई। जब हमने इसे छत पर पाया, ये बिल्ली मेरी माँ द्वारा सुखाने के लिए रखी गई सूखी मछली चुरा रही थी। उसका दुबला शरीर एक ऐसी मछली को घसीट रहा था जो उसके आकार से 2 या 3 गुना बड़ी थी। सौभाग्य से मेरी प्रतिक्रिया तेज थी और मैंने सूखी मछली उठा ली, लेकिन बिल्ली ने छोड़ा नहीं। वो बस मछली से लटकी रही तो मैं उसे घर ले आया। मैंने सोचा ये सिर्फ एक आवारा बिल्ली है और अंदर आने के बाद जल्द ही चली जाएगी, लेकिन जब मेरी माँ को ये इतनी दयनीय लगी, उसने इसे एक सॉसेज दिया और नतीजतन ये हमारे साथ रहने के लिए रुक गई। ये आक्रामक नहीं है, परेशानी नहीं करती, फर्नीचर नहीं चबाती, ये तुम्हें इसे सहलाने, पकड़ने और चूमने देती है। एक लाड़ प्यार भरी जिंदगी जीती है, एक बेशर्म जिंदगी। सौभाग्य से ऐसा नहीं लगता कि इसे बिल्डिंग 3 के ज़ॉम्बियों से कोई नुकसान हुआ है। ये बिल्ली सच में बहुत भाग्यशाली है। ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के बाद से 168वां दिन। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ज़ॉम्बी एक अवधि के हिंसक विस्फोट के बाद धीरे धीरे स्थिर हो गए हैं। न तो ज़ॉम्बी झुंडों का कोई प्रकोप हुआ है, नहीं कोई विकास दिखाई दिया है। मेरे घर के 2 बूढ़े आदमी तो उन ज़ॉम्बियों को नाम देना भी शुरू कर चुके हैं जिन्हें वे देख सकते हैं। वो ज़ॉम्बी जो सामने वाली बिल्डिंग के नीचे अपने शरीर के निचले आधे हिस्से के साथ रेंगता है, उसे वे उठ नहीं सकने वाला कहते हैं। वो ज़ॉम्बी जो हर दिन बगल के लॉन में घूमता रहता है, उसे वे थकान रहित कहते हैं। और वो ज़ॉम्बी जो पूरे कॉम्प्लेक्स में नग्न घूमता है, उसे वे सीधे बेशर्म नाम देते हैं। उन्होंने तो एक शतरंज की बिसात भी निकाल ली और शर्त लगाना शुरू कर दिया। बूढ़े यूएन, चलो शर्त लगाते हैं, जो हारेगा वो बेशर्म वाले को कपड़े पहनाने जाएगा। चलो शर्त लगाते हैं, फिर कौन किससे डरता है? मुझे पता है मैं जीतूंगा। सौभाग्य से मेरी माँ और मेरी सास ने दोनों बूढ़ों के घमंड को एक साथ दबा दिया। उस दोपहर यूएन क्यू और मैं छत पर दाओजो को अपनी बाहों में लिए टहल रहे थे। अचानक एक भन भनाने की आवाज मेरे कानों में गूंजी। ये कैसी आवाज है? तुरंत बाद ड्रोन का एक झुंड मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जब ड्रोन पास आए, मैंने उन पर डिजाइन साफ देखा। यह बचाव दल का झंडा था। उस पल जो ड्रोन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के हवाई क्षेत्र तक पहुंच चुका था, उसने अचानक एक आवाज निकाली, प्रिय नागरिकों, ये सरकार बोल रही है, हम आपको फिर से देखकर बहुत खुश है। बचाव दल पहले ही एकत्र हो चुका है। 2 घंटे में सरकार पूरे हवाई क्षेत्र को कवर करेगी। वैक्सीन और सप्लाई गिराने के लिए हम आशा करते हैं कि बहुत दूर नहीं भविष्य में हम फिर से मिल सकते हैं। ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के बाद से 169वां दिन। हमारा पूरा परिवार टीकाकरण कर चुका है। ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के बाद से 176वें दिन की रात।
पहले एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई। उसके थोड़ी देर बाद घर के बाहर इमरजेंसी दरवाजे पर तेज दस्तक की आवाज गूंजी। इतने लंबे समय तक इस वातावरण में रहने के बाद हमारे पूरे परिवार का दिमाग वास्तव में लगातार तनाव की स्थिति में था। सहज रूप से हमने अपने पास मौजूद हथियार उठा लिए। किसी ने आवाज नहीं की। सावधानी से इमरजेंसी दरवाजे की ओर देखते हुए, हेलो, क्या कोई है? हम बचाव दल के सदस्य हैं। आदेश के साथ आपको अस्थायी निकासी के लिए सुरक्षा देने आए हैं। क्या कोई है? हम में से किसी ने जवाब नहीं दिया, हालांकि ज्यादा समय पहले नहीं। सरकार ने अभी अभी घोषणा की थी कि वो बचाव के लिए एक टीम संगठित करेगी, लेकिन अपोकैलिप्स में स्थिति हमेशा अप्रत्याशित होती है। सावधानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यूएनक्यू चुपके से खिड़की के पास गई। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया, फिर मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। यूएनक्यू के सकारात्मक संकेत मिलने पर तभी हमने अपनी सतर्कता थोड़ी ढीली की। धीरे धीरे हमने कुंडी लगा दरवाजा खोला। सबसे पहले हमने कई बचाव दल के सदस्यों को देखा। हथियारों से लैस और वर्दी में उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर आ गए। नमस्कार साथियों, हमें सिटी सरकार से आदेश मिला है बचाव कार्य करने के लिए आने का। वर्तमान में आपके कॉम्प्लेक्स की सड़कों पर सभी संक्रमित व्यक्तियों को समाप्त कर दिया गया है। आप सुरक्षित हैं। धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की। आधे साल तक हमारा शायद ही किसी अन्य लोगों से सीधा संपर्क रहा था। आप सुरक्षित है। ये वाक्य मेरे दिल के सबसे संवेदनशील हिस्से को छू गया। जब हम धीरे धीरे नीचे गए और बिल्डिंग से बाहर निकले, तब तक सुबह हो चुकी थी। कॉम्प्लेक्स की अन्य बिल्डिंगों से कुछ और लोग भी बाहर आ रहे थे। थकान या उत्साह के भावों के साथ मैंने मिसेस जियांग को भी पहली मंजिल से अपने पोते के साथ बाहर आते देखा, बचाव दल द्वारा संरक्षित। उनका मनोबल काफी अच्छा लग रहा था। पता चला कि इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अभी भी कई लोग थे जो डटे हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। उस क्षण क्षितिज पर एक लाल सूरज धीरे धीरे उगा। यूएनक्यू की बाहों में दाओजो ने आलस से खिंचाव लिया।